हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो कॉपी देख रहे हैं वो 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जो कि 26 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी उसकी आरटीआई की कॉपी है। जीएस पेपर 1 की आरटीआई की कॉपी हमने कल आपके साथ साझा की थी और आपसे वादा किया था कि जीएस पेपर 2 की कॉपी के साथ हम आज उपस्थित होंगे। ये कॉपी आपको अपने आप में बहुत कुछ सीख देगी, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी को जहां पॉलिटी के प्रश्नों में यानी 38 अंक वाले प्रश्नों में 11 और 10 अंक प्राप्त हुए हैं, वहीं इन्हें खंड 3 के प्रश्न पत्र में 20 अंक प्राप्त हुए हैं 36 अंक वालों में प्रश्नों में। यानी कि किस तरीके से मार्किंग होती है, इस पैटर्न को आप समझ पाएंगे इस आरटीआई की कॉपी को अगर आप विश्लेषण को शुरू से अंत तक देखेंगे तो। इन्हें जीएस पेपर 1 में 147 अंक प्राप्त हुए थे और पेपर 2 में इन्हें 116 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको पता भी होगा कि पेपर 2 की जो मार्किंग हुई थी इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई थी। तो विश्लेषण करें इनके उत्तर का इससे पहले तो हम इनका आभार व्यक्त कर लें कि इन्होंने अपनी कॉपी हमारे साथ साझा की, तो इसके लिए एजुकेशन निकेतन की तरफ से इन्हें हम आभार व्यक्त करते हैं। पहले उत्तर को देखने से पहले 60वीं बीपीएससी का इन्होंने जिस प्रश्न का उत्तर लिखा है उस प्रश्न को देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला उत्तर लिखा है वो प्रश्न संख्या 2 है। इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सोवरजन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, एवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 38 अंक। अब इनके उत्तर पे आ जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सोवरजन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्पाइट having several institutions in India like legislative, executive, judiciary, constitutional bodies, the legislative power is prerogative to the Parliament of India. Parliament have power to make laws for all subjects under Article 368, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, although Parliament have power to make laws for international acts to implement in India like conservation of environment, climate change, etc. देखो, अगर प्रश्न की प्रकृति को आप देखोगे तो प्रश्न की जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए उसमें हमें स्टार्टिंग में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंपेरिजन करते हुए इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और आप चाहें तो कुछ स्टेटमेंट्स भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट मेल को फीमेल बनाने के सिवाय सारे काम कर सकती है और भारतीय संसद संप्रभु तो है किंतु कुछ सीमाओं के साथ। अब आपको उत्तर में आगे उन सीमाओं का धीरे धीरे उल्लेख करना था, तो इंट्रोडक्शन और बेहतर किया जा सकता था। अब इन्होंने यहाँ देखो क्या लिखा है, पार्लियामेंट है नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग इन सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक लॉ इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनकी आलोचना की जाती है कि इंटरनेशनल लॉ किसी भी देश की जो संप्रभुता होती है उसको प्रभावित नहीं करते हैं। इसके बाद इन्होंने एम्बेसडर्स इन लोगों को जो वियना कन्वेंशन के अंतर्गत राइट्स मिला है उनका उल्लेख किया है। इसके बाद द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ जुडिशियरी इज लिमिटेड बाय द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो, अगर इस तरह के चीज़ों का आप उल्लेख करते हो, बेसिक स्ट्रक्चर का भी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी इन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन इसे अंडरलाइन नहीं किया। जबकि इन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो प्रश्न के अनुसार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन तथ्यों को आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। इनका कंक्लूजन अच्छा है, इन्होंने कंक्लूजन में दिया है
कंक्लूजन पोर्शन देख लेते हैं। हाउएवर पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉन सोवर्जन ओवर मेकिंग लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन इनके कंक्लूजन में भी थोड़ी सी समस्या है। आप इसको आपको बैलेंस करके देना था। आपको कंक्लूजन में लिखना था कि जो भारतीय संसद है उसकी जो पावर है कानून निर्माण की वो संप्रभु है, किंतु कुछ परामर्श जो सलाहकारी जैसे इंटरनेशनल लॉ है वो सलाहकारी की भूमिका में अदा करता है, यानी एडवाइजरी होता है, न कि वो हम पे बाध्यकारी होता है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है वो केवल निगरानी करने का है, न कि लॉ मेकिंग करने का है। यानी वो भी क्या है, एक तरह से हमारी जो संप्रभुता है उसको प्रभावित नहीं करता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम इसको निष्कर्ष में इस चीज को बैलेंस कर सकते थे। दूसरा हमारा फ्लैट क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स का। तो इस प्रश्न पर हम बहुत ज़्यादा मगअप नहीं करते हैं, सीधा सीधे इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि पार्ट 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इन्होंने कुछ केस लॉ का मेंशन किया है, जैसे मेनका गांधी केस का इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद ड्यू टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन रिसेंट ईयर, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। तो आपने देखा कि इनका जो प्रश्न 1 और 2 दोनों का जो आंसर है उसमें इन्होंने तथ्यों का समावेश तो किया है, किंतु जो कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस जो है वो कमज़ोर पड़ जा रही है। और जहाँ तक पॉलिटी के प्रश्नों के उत्तर की बात है तो केवल तथ्यों के समावेश से आपको अंक नहीं मिलते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न पूछा गया है आप उस कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आधे अंक इसी के होते हैं कि आपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रस्तुत किया है या नहीं किया है। क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में दिया गया है, ये लगभग मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाला हर बच्चा जानता है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रश्न पूछा गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने केस लॉ मेंशन किया है या नहीं किया है, आपका जो इंट्रोडक्शन है उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और जो आपने कंक्लूजन लिखा है या वे फॉरवर्ड लिखा है उसमें जो प्रश्न की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो सही बैठता है या नहीं बैठता है। अगर इन तीनों चीज़ों को आपने ध्यान में रखकर उत्तर लिखा है तो आपको पॉलिटी के भी प्रश्नों में 18 या 19 अंक मिल सकते हैं। इसके बाद एक ई गवर्नेंस का प्रश्न इसे देख लेते हैं। इसके बाद इन्हें जिस प्रश्न में 36 अंक वाले में 20 अंक मिले हैं उस प्रश्न को देखेंगे कि आखिर उसमें इन्होंने किस तरीके के फैक्ट्स का इनपुट किया है। ई गवर्नेंस को सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया है। हाउएवर ई गवर्नेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरफेस बिटवीन ऑफिशियल एंड इंडिविजुअल पब्लिक। देखो जब भी आप ई गवर्नेंस को परिभाषित करते हैं तो आपकी परिभाषा क्या होनी चाहिए कि पहला नंबर तो आप किसी संस्था के द्वारा ई गवर्नेंस की जो परिभाषा दी गई है उसे आप कोट कर सकते हो कि WTO ने या वर्ल्ड बैंक ने ई गवर्नेंस को इस रूप में परिभाषित किया है। फिर आपको अगर सामान्य भाषा में आप लिखना चाहते हो ई गवर्नेंस को तो लिखोगे कि ई गवर्नेंस का मुख्यतः प्रयोग शासन में ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर शासन को सुचारू बनाने में किया जाता है। इसके एक दो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, जिससे फिर अगले पोर्शन में उसके लिख सकते हो, जिससे क्या होता है कि ऑफिशियल्स और इंडिविजुअल के बीच में जो व्यवधान की स्थिति रहती है, जो एक गैप रहता है, वो गैप कम होता है। इसके बाद जो 4 तरीके की सहभागिता होती है ई गवर्नेंस में उसका आप उल्लेख कर सकते हैं, यानी G2G, G2C, G2E और G2B।
यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू बिजनेस पर्सन। इसके बाद रोल इन्होंने बता दिया माइंड मैप के जरिए, अच्छा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस बिहार, अब जो इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने बताया है 8 पॉइंट तो इन्होंने अच्छे बताए हैं, किंतु इसको और विस्तार से और हेडिंग के साथ, ठीक है, जैसे जन अधिकार अधिनियम, इसके बाद बहुत सारे पोर्टल्स चलाए जा रहे हैं। इन्होंने अच्छा लैंड रिकॉर्ड का उल्लेख किया है कि इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, ये गुड पॉइंट है। इस तरीके से आपको कम से कम, चूँकि फुल प्रश्न पूछा गया है, तो करीब 15 से 16 बुलेट फॉर्म में आपको बिहार सरकार की जो ई गवर्नेंस से संबंधित कार्य हैं उसको आपको बताना है। इसके बाद ये तो क्या किए गए हैं, फिर वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ये फॉरवर्ड इन्होंने गैप कर दिया कि और इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ई गवर्नेंस के क्षेत्र में और किन किन चीज़ों को करना चाहिए बिहार सरकार को। इसके अलावा आप अलग से भारत सरकार के जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका भी एक अलग से पैराग्राफ में उल्लेख कर सकते हैं। तब जो आपको ये 12 अंक दिखाई दे रहा है वो 18 से 20 अंक में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार लगातार बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। अब चूंकि जिनकी कॉपी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो जिनका ज्योग्राफी रहेगा वो इस तरीके के प्रश्नों में ऐसे भी एडवांटेज की स्थिति में है। इन्हें 36 में 20 अंक प्राप्त हुए हैं। चलिए इनके उत्तर को देखते हैं। The events of flood and drought disaster are common and consecutive affairs in Bihar. The occurrence of flood and drought are unevenly distributed in Bihar. लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 28 ज़िले जो हैं वो फ्लड अफेक्टेड हैं और 14 ज़िले ड्राउट अफेक्टेड है। तो आप तो कहोगे कि सर इसकी संख्या 38 से अधिक हो गई, तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जो ड्राउट अफेक्टेड भी रहते हैं साल के एक हिस्से में और एक हिस्से में फ्लड अफेक्टेड भी रहते हैं। इसके बाद इन्होंने फ्लड का शुरू किया है पोर्शन को बताना। इन्होंने बिहार का एक छोटा सा मैप बनाया सिंबॉलिक रूप से। गंगा नदी का फ्लो को इन्होंने इस तरीके से दिखा दिया है, जबकि आप फ्लो इस तरीके से दिखाएं। इसके बाद इस प्रश्न में इन्होंने आगे देखोगे आपके ड्राउट को तो डिफाइन किया है लेकिन फ्लड को डिफाइन नहीं किया है। तो फ्लड की जो है स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो आप जरूर 3 से 4 लाइन में कर दें। इसके बाद मैप का समावेश करें। मैप का समावेश हमेशा इस तरह के प्रश्नों में आपको 2 से 4 अधिक नंबर दिलाएगा, जैसे इन्हें भी प्राप्त हुए हैं 20 अंक। इसके बाद रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्होंने वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, इस तरीके से इन्होंने पॉइंट वाइज फॉर्म करके लगभग 7 से 8 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ड्राउट को डिफाइन किया, ड्राउट किसे कहते हैं। इसके बाद इन्होंने मैप पे दिखाया कि बिहार में ड्राउट अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं। जो दक्षिण बिहार का एरिया है वो ड्राउट अफेक्टेड है और इधर जो नेपाल क्षेत्र में तराई का एरिया है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, ये जो पूरे सीतामढ़ी, ये फ्लड अफेक्टेड है। फिर इन्होंने दिखलाया कि ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में साइंस का क्या रोल हो सकता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इरिगेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ सीड फोर्टिफिकेशन, क्लाउड सीडिंग। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, अगला प्रश्न, इसमें भी इन्हें कोविड से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें भी इन्हें 20 अंक दिए गए हैं। यानी आप इनके उत्तर को देखोगे तो जो फैक्चुअल और अप्लाइड पोर्शन है उसमें इन्हें अच्छे अंक मिले हैं, लेकिन जो प्रश्न
सैद्धांतिक रूप से है पॉलिटी वाले, उसमें इन्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं। कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जहाँ तक साइंस वाले प्रश्न हैं तो इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है, यानी कि बुलेट फॉर्म में ज़्यादातर इन्होंने कोशिश की है लिखने की। ड्यू टू द कोविड-19 द नेशन हैज़ बीन सफर्ड फ्रॉम lot of challenges like food security, economic slowdown, trade imbalance and etc. Recently, India has imposed nationwide lockdown. इसकी अनाउंसमेंट कब की गई थी? 24 मार्च 2020 को। सबसे पहले 21 डेट की गई थी, इसके बाद धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर दिया गया था। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इन्होंने बताया है किस तरीके से हो सकता है। ई-नैम, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईटी सेक्टर में क्या रोल हो सकता है, कैशलेस ट्रांसफ़र, ई कॉमर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ई एजुकेशन, बिग डेटा एनालिसिस, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ चीप मेडिकल इक्विपमेंट, कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी। यानी आपने देखा कि इन्होंने लगभग 12 पॉइंट्स दिए हैं। हमने वहाँ कहा था आपको कि जब प्रश्न फुल लेंथ के हो तो कम से कम आपको 12 से 15 पॉइंट्स का समावेश करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 18 से 20 अंक आपको प्राप्त हो। और इस उत्तर में भी इन्हें अंक प्राप्त हुए हैं 20। यानी कि प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पॉइंट वाइज फॉर्म में उत्तर लिखते हैं और जितने भी आपने पॉइंट मेंशन कर रखे हैं वो सारे वैलिड पॉइंट हैं तो आपको 20 अंक प्राप्त हो जाते हैं, उसमें बहुत दुविधा की स्थिति नहीं होती है। तो आपने देखा कि जो पेपर 2 में अंक कम आए हैं उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने अदा किया है तो भारतीय राज्य व्यवस्था ने अदा किया है, यानी इंडियन पॉलिटी ने अदा किया है। ज़्यादातर बच्चे पॉलिटी को सबसे कम वेटेज देते हैं कि पॉलिटी सेक्शन है ये तो मुझे आता ही है, जबकि आप तो पॉलिटी के जब आप ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चन को बार बार जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे कि अगर प्रश्न ट्विस्ट किया गया है तो जो आप फैक्ट्स जानते हैं उन्हीं फैक्ट का समावेश करते हुए एनालिसिस को आप बेहतर कैसे करेंगे, तब तक आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे, जिसका कि खामियाजा इन्हें भी भुगतना पड़ा है, आपने इस उत्तर में देखा है। ज्योग्राफी की जो कॉपी है हम आज ही कोशिश करेंगे कि रात तक चैनल पर अपलोड हो जाए। डीआई की कॉपी भी आज ही अपलोड कर दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे तरफ से जीएस की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 5 ऑप्शनल की भी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। तो आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स से पहले एक बार ऑप्शनल को अच्छे से रिवाइज कर लें तो आप इस 60 डेज प्रैक्टिस सेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए टेस्ट सीरीज से संबंधित 8630023105 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से मैसेज के थ्रू इन सारे ऑप्शनल की और जीएस की भी डेली आंसर राइटिंग की बेस्ट कॉपी स्टूडेंट की या इसके मॉडल आंसर की एक कॉपी सैंपल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।